नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे मौसम की मार, बजट की दरकार। देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम की कठिन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारों धामों में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में ही अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी, होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। इन सबके बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित संचालित करने के लिए केंद्र से कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र को 1000 करोड़ से अधिक का बजट देना चाहिए, जिससे कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। वहीं राज्य में अब तक इस मामले में सियासत गर्मा गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम की कठिन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धामों में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों, होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पंजीकरण पर रोक का फैसला लिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी सही से नहीं की। वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ धाम की हम बात करें तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। पैदल मार्ग पर भी कई बार वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। इसके कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जितने भी प्रयास हो सकते हैं किए जा रहे हैं और उनकी यात्रा सुखद रहे, उनको सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि लगातार मौसम प्रतिकूल हो रहा है और मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हम लोग भी अपने स्तर से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो मौसम का अपडेट लेकर के अपनी यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित करें और खास करके जो बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार का अगर सचमुच में चारधाम यात्रा को ठीक ढंग से चलाने का होता तो ये पहले से तैयारी, हर साल आपको मालूम है कि इस तारीख को इसके पट खुलते हैं, इस तारीख को इसके पट खुलते हैं। सरकार की सोच कहाँ पर थी? न कभी स्वास्थ्य विभाग की बैठक की, न कभी पीडब्ल्यूडी विभाग की, न पेयजल विभाग की। कभी विभागों का आपस में तालमेल रहा नहीं। तो पिछले साल भी हो चाहे इस साल भी हो, चलो इस साल दुर्भाग्य बस हमारा कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन पिछले साल तो हम 185 लोगों को खो चुका थे। इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत व्यवस्था के ऑक्सीजन की वहाँ आवश्यकता इतनी थी, लेकिन सरकार सोई हुई थी। एक तरफ जहां सरकार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को व्यवस्थित करने के लिए पंजीकरण करने पर रोक लगा रही है, इन सब के बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित संचालित करने के लिए केंद्र से कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र को 1000 करोड़ से अधिक का बजट देना चाहिए, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र से चारधाम यात्रा के लिए केंद्र से बजट देने की मांग की है। यही है कि चारधाम यात्रा में
यात्री लगातार बढ़ रहे हैं और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ यात्री यहाँ पर पर्यटक हो, चाहे वो तीर्थाटन के लिए आए, यहाँ पर आएगा। तो छोटा प्रदेश है, संसाधनों की कमी रहती है, तो उतने लोगों की अवस्थापना सुविधाएं जुटा पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मैंने ये कहा है, जब कुंभ में हम हर 6 साल में 12 साल में पैसा देते हैं और सरकार मदद करती है ताकि कुंभ की व्यवस्था ठीक प्रकार संचालित हो, और उसके पीछे का भी सोच यही है क्योंकि कुंभ में मात्र उस प्रदेश के लोग नहीं होते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था बनाने का की जिम्मेदारी केंद्र सरकार भी लेती है। तो उसी प्रकार जो यात्रा में लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, ये पूरे देश से आते हैं और उत्तराखंड उसको कैटर करता है, उत्तराखंड उनकी अवस्था सुविधाएं जुटाता है। तो ये भी पूरे देश की जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने कहा है कि केंद्र सरकार को एक डेडिकेटेड फंड इस चारधाम यात्रा के लिए हर वर्ष देना चाहिए। तो मैंने कहा इनिशियली कम से कम 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अभी चारधाम यात्रा के लिए केंद्र सरकार को मदद के तौर पर देना चाहिए। व्यवस्थाएं जिससे मैंने कहा यात्रा बढ़ रही है, तो जो भी आवश्यकता रहेगी उसकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। राज्य स्तर पर क्या होता है, केंद्र से क्या सहयोग की अपेक्षाएं हैं, वो सब। अभी नंदा राज जात का मेला होगा, तो नंदा राज जात की व्यापक हमारी उत्तराखंड की बहुत बड़ी जात होती है, यात्रा होती है, तो उसमें राज्य सरकार सब प्रकार का सहयोग करती है। जहाँ केंद्र के सहयोग की अपेक्षा होती है, केंद्र सहयोग लिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार झूठ बोल रही है, कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या विधायक झूठ बोल रहे हैं, किस बात की मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इतना दे दिया है कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिला जितना मोदी ने दे दिया, तो वो कहाँ गया पैसा चारधाम यात्रा का? ये बात तो कांग्रेस कब से कह रही है कि चारधाम यात्रा के लिए भारत सरकार को अलग से बजटरी प्रोविजन करना चाहिए। हम जो उत्तराखंड हमारा सबसे ज़्यादा पर्यटकों को झेलता है, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं और हम तो मांग ही कर रहे हैं। तो आज कल भी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, पर्यटक यहाँ 7 लाख से एक्स्ट्रा व्यक्ति यहाँ पर आता है, और आज विधायक जी कह रहे हैं। तो सामंजस्य बना के बात करें भाई, कितना उनको चाहिए, क्या इनका रोड मैप है, इसको पहले धरातल पर उतारना चाहिए। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले साल 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन किए थे, जबकि इस वर्ष मई महीने में 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इस भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सवाल यह है कि क्या केंद्र राज्य को चारधाम यात्रा के लिए बजट देगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड एक पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों की कमाई पर्यटन की वजह से होती है, और चारधाम यात्रा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ के लोगों के रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। सरकार जो है वो लगातार ये दावे कर रही है कि उनके द्वारा चारधाम यात्रा को व्यवस्थित किया गया है, बेहतर और सुगम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना नहीं है। और अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने 3 जून तक अभी यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी रोक लगी थी, मौसम खराब हुआ था इस वजह से, और इस बार भी यही रीज़न दिया जा रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का ये मानना है कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसलिए वो रोक लगा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो यात्रा पर रोक लगाई जा रही है, साथ ही साथ क्या वाकई व्यवस्थाएं जो है वो सुगम नहीं है, या जो क्लेम किया जाता है वो नज़र नहीं आ रहा है। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमेश पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित हैं। और आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में उमेश पंत जी आपसे करना चाहूँगी।
अगर हम यात्रा की बात करें तो क्या फिलहाल अपडेट वहाँ पर है व्यवस्थाओं को लेकर भी, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि धरातल पर आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल जो क्लेम किया जा रहा है सरकार की तरफ से उनको लेकर भी क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ क्या समस्याएं जो हैं वो फिलहाल आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? मैं चाहूंगी कि जरा वो आप दर्शकों को बताएं। पहले तो उमेश सती है, पंथ हटा दीजिए, वहां पर सती है। हाँ, माफ कीजिएगा उमेश सती जी। जी मैडम, जैसे कि आपने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल किया है कि सरकार द्वारा अभी जो रजिस्ट्रेशन पे इन्होंने रोक लगा दी, ये बार बार इन्होंने बीच में लगातार 2-3 बार इसको लगातार किया, जिसकी वजह से पूरी यात्रा जो व्यवस्था है वो एक तरह से चरमरा रही है। केदारनाथ में इन्होंने भी नए जो यात्रियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको उस पर रोक लगा दी, उसकी वजह से जो बद्रीनाथ की यात्रा है वो भी प्रभावित हो रही है। तो हमारा कहना है ये बार बार जो ये लगातार रजिस्ट्रेशनों पर रोक लगाने से कोई फायदा नहीं होता। सरकार को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी भविष्य में भी, जैसे कि काम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने पहले भी कहा, अपने उसमें कहा था कि भाई 50 लाख यात्री आने की संभावना है। तो जब आपको पता है कि इतनी यात्री आने वाले हैं तो उसकी एक व्यवस्था, एक पूरा एक मैप, एक रोड मैप आपको पहले से तैयार किया जाना था, लेकिन उसके कोई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा एंड बीच वक्त में जब इस समय पीक आवर्स चल रहे हैं, सीजन का जो पीक आवर्स है वो चल रहा है, ऐसे में पूरी व्यवस्थाओं को ठीक से चला पाना ये सरकार के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा। और दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे, कि सरकार लगातार फेल हो रही है व्यवस्थाओं को बनाने में। ठीक है उमेश सती जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। क्या कहना चाहती हैं हनी पाठक जी? उमेश सती जी ने जो यहाँ पर कई बातें कही कि सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, धरातल पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही हैं, और पीक टाइम है उसके बाद आपने यात्रा पर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। यशी जी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। उमेश भाई साहब इतने वरिष्ठ हैं, पंडित पुरोहितों में गिने जाते हैं, और ऐसी बातें कह रहे हैं कि यात्राओं पर अभी रोक लगा दी। इतने लाखों श्रद्धालु वहां पर दर्शन करके जा चुके हैं और दर्शन फिलहाल चल भी रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे ये बता रहे पिछले समय में फिलहाल कुछ समय पहले रोक लगाई। क्यों रोक लगाई? मानसून के पहले आया है या कि हर बार इस बार मानसून इस तारीख में आता है? मानसून अब की बार बीच में पहले आया है। बारिश लगातार हो रही है, आज भी अगर आप देखें तो ओलावृष्टि हुई है। तो लोगों की जान की जोखिम में डालकर यात्रा को चालू रखा जाए कि लोगों को यात्रा करते दिया है। अगर एक व्यक्ति भी मरता है और रजिस्ट्रेशन को हम लोग चालू रखते हैं, तो आप ही एंकर होने के नाते यहाँ हमसे साफ करेंगी कि जब यात्रा में इस तरीके की परिस्थितियां थी, मौसम इतना खराब था, तो आप लोगों ने यात्रा को रोका क्यों नहीं? आप ही वो एंकर होंगी और मुझ पे सवाल डालेंगे और मुझे उसका जवाब ये देना होगा कि क्या करे यशी जी, मजबूरी थी क्योंकि पंडित पुरोहितों का घर चलना था और वहां पे फूल माला बेचने वालों का घर चलना था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये लोगों की जान से ज्यादा कीमती उन लोगों को मानते थे कि मानसून को देखते हुए भी वो अंधे और गूंगे और बहरे हो चुके थे, और उन्होंने यात्रा को ज्यादा तवज्जो दी, अपनी जेब भरना ज्यादा तवज्जो में रखा। दूसरे सवाल पर मैं आती हूँ। अभी मैं रति जी का आंसर सुन रही थी, उन्होंने बयान जिसमें उन्होंने ये कहा दुर्भाग्यवश अभी कोई घटना नहीं हुई। दुर्भाग्यवश घटना नहीं हुई का मैं मतलब समझ में नहीं आई। इतने वरिष्ठ हो गए, ऐसा अगर बयान दे कि दुर्भाग्यवश कोई भी घटना जान की नहीं हुई, तो उनका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाई। मतलब वो चाहते हैं कि कोई दुर्घटना हो, यात्री मरे? वो हो सकता है कि शब्दों में कंफ्यूज हो गए हो। शब्दों का प्रवक्ता काफी अच्छे से निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं ये हम लोग निकाल लेंगे, और इसके आपके तुरंत डिबेट के बाद ही निकालना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात पर मैं आती हूँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रही थी, मरादत जोशी जी को, उनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, काफी वरिष्ठ है। उनका कहना था कि इंतजाम की व्यवस्था नहीं। मैं अभी 3 दिन पहले बद्री नारायण से होकर आई हूँ यशी, और मैंने वर्मा जी को भी प्रसाद दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकती, 7 साल पहले मैं बद्री नारायण दर्शन करने गई थी। वहां पे इतनी छोटी सड़क थी, जाने आने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब यात्राएं शुरू हो रही थी यशी जी, तब भी मानसून की इतनी भयंकर मार थी कि बार बार सड़क बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बर्फ हटी नहीं रही, मानसून गया ही नहीं था।
लेकिन उसके बावजूद बद्री नारायण जाने वाली रास्ता, क्योंकि मैं बद्री नारायण ही गई थी तो मैं उसकी साक्षी हूँ कि रास्ता इतना सही था, व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं बकायदा यात्रीगढ़ की लाइन में लगकर गई, वीआईपी लाइन में जाकर मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन पूरे व्यवस्थित रूप से लाइन चल रही थी और लोगों ने दर्शन काफी अच्छे तरीके से किया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, ये चमोली जी के बयान पर बात कर रहे थे, तो चमोली जी के बयान का ये मतलब है जो कह रही कि वो इंद्र से बचत हो रही है, तो ये कंफ्यूज है। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी, इन्होंने शायद ना बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं ये लोग, ना बयान का अर्थ नहीं समझते हैं, बयान सुना और शुरू होते हैं। तो इनको मैं अर्थ बताती हूँ। चमोली विधायक जी काफी वरिष्ठ है, मेयर रहे हैं और उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी रहे हैं। उन्होंने बयान में अपने ये कहा है, आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों की आने की संभावना है। और उत्तराखंड टूरिस्ट बेसिस वाला है और उत्तराखंड टूरिस्ट के बल पर ही बहुत ज्यादा चल सकता है। तो उन्होंने ये कहा आने वाले समय में हनी पाठक जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। जरा आशीष नौटियाल जी को भी सुन लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं चारधाम यात्रा को लेकर, जो तैयारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी ही पार्टी के लोग उठा रहे हैं? उनका बयान तो इनको बता दूं तब नहीं ये जवाब देंगे। उनका ये कहने का मतलब था करोड़ों लोग भी आने की संभावना है, तो जैसे कुंभ की व्यवस्था करी जाती है, केंद्र को और मदद करना चाहिए जिससे लोग टूरिस्ट स्टेट और डेवलप हो रहा है। जी आप पूछ लीजिए सवाल। आशीष जी। हाँ जी, आशीष जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है मैडम। देखिए, हनी मैडम ने तो पूरा व्याख्यान कर दिया। इतनी बढ़िया व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती, इतनी व्यवस्था है, किसी और के बोलने के लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन मैडम, जहां तक हमारी भी बात हुई है और हम भी जानते हैं, केदारनाथ के अंदर इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता है जिसमें खच्चर भी चल रहे हैं और इसमें इंसान भी चल रहे हैं। पूरे रास्ते में गंदगी भरी पड़ी है, खच्चरों की और घोड़ों की पूरी गंदगी भरी पड़ी है। कोई उसको सफाई करने वाला भी नहीं, लैट्रिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं। जनवरी फरवरी में ही सरकार ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि इस बार तो बद्रीनाथ मतलब चारधाम यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इनको सब पता था, रिकॉर्ड बार बार व्यवस्थाओं को रोकने से नहीं होता। अभी देहरादून में बहुत बारिश आ रही है आज, लेकिन मेरी अभी थोड़ी देर पहले जोशीमठ में बात हुई तो जोशीमठ में बारिश नहीं है। बारिश भी जरूरी नहीं है कि देहरादून में आएगी तो जोशीमठ में भी आएगी, जोशीमठ में आएगी तो देहरादून में भी आएगी, कोई जरूरी नहीं। वहां बारिश नहीं थी, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई। तो जहां तक सरकारों का काम होता है, सरकार का काम व्यवस्था को बनाना होता है, ना कि सरकार का काम बार बार डर डर के रोक के। अभी जैसे मैडम ने बताया कि वहाँ के जो है उद्योग धंधों पे मैडम की नजर है, वहाँ के पुरोहितों पे नजर है कि कहीं ये ना कमा लें, इन लोगों पे नजर बनाए हुए हैं कि नहीं। आशीष जी, अगर ये बताइए, अभी जैसे हनी जी कह रहे थे कि मौसम अगर खराब है, ओलावृष्टि हो रही है, हम कैसे आने, क्योंकि देखिए मौसम विभाग भी बीच बीच में अपने अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान भी जारी कर रहा है। अगर एहतियात बरतते हुए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा रही है कुछ समय के लिए, तो क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए मैडम, ये उत्तराखंड है और आपको एक बात बताऊं, अगर आप भी और मैं भी अगर कहीं बद्रीनाथ जाने का प्लान करेंगे तो हम लोग भी देखेंगे आज बरसात है तो नहीं जाएंगे, सरकार के रोक लगाने से नहीं रुकेंगे, हम खुद ही रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता आशीष जी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है। अगर मुझे भी, मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जाऊंगी, मैं ये देखूंगी कि मुझे छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं इस हिसाब से थोड़ी ना जाऊंगी कि उत्तराखंड का मौसम ठीक होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कोई आदमी नहीं निकलता अपने घर से, लगी हुई बारिश से कोई नहीं निकलता। आशीष जी देखिए, मुझे नहीं मुझे मैं पूछ, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए आशीष जी, मेरी बात तो सुनिए। अगर मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है तो मैं अपनी छुट्टी अप्लाई करूंगी और वो मुझे जब मिलेगी मैं उस अकॉर्डिंग जाऊंगी। मैं उस अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगी कि वहां पर दर्शन, वहां का वेदर कैसा है उस अकॉर्डिंगली मुझे छुट्टी मिलेगी। भाई, इंसान अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जाएगा या आपके हिसाब से चलेगा या मौसम विभाग के हिसाब से चलेगा? भाई, आपने जाना ही जाना है, छुट्टी ली आपने, जब मूड बना रखा कि मुझे जाना ही है, छुट्टी मैंने ले ली, तो आपके लिए क्या बरसात और क्या ना बरसात। बिल्कुल। लेकिन जनरल लोग जो होते हैं वो बरसात हो गए और मौसम का भरोसा नहीं है। अभी इतना ओला, इतना बर्फ, वो बाहर ओले पड़ रहे थे और आप देखिए देहरादून का मौसम धूप आ गई।
मौसम का कोई भरोसा नहीं है। या तो उत्तराखंड है, वक्त वक्त पे मौसम बदल जाता है, यहाँ ऐसे ही चलता रहता है। उत्तराखंड है ये, गर्मियों में भी सर्दी शुरू हो जाती है, सर्दियों में गर्मी शुरू हो जाती है, ये सब चलता रहता है। सरकार अपनी व्यवस्थाओं से बचने के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे आशीष जी एक चीज और क्लियर करिए, मतलब अगर बहुत बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी हो रही है तो होने दी जाए और उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे, लोगों को दर्शन करने दे, ऐसा कह रहे हैं आप? लगी हुई बारिश में कोई नहीं जा रहा है, और सरकार ये तो उत्तराखंड में आपको बता चुका है, तो बारिशें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। उत्तराखंड में सब चलता रहता है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पता नहीं है। हनी मैडम सबसे ज्यादा समझदार मैडम है, सब जानती हैं, उनके हिसाब से तो सब दुनिया में अच्छा ही हो रहा है। आप वहां पे दिल्ली में महिलाओं को मार रहे हैं, उस पर आप नहीं हंसती, उसमें क्या करा आपने? आपने बोला एक बार भी किस तरह महिलाओं को? अरे आशीष जी, चार धाम यात्रा पर रहे तो बेहतर होगा ना, हम कल डिबेट कर चुके हैं। मैडम ने क्या दिया, सब व्यवस्थाएं बहुत गजब की कर दी। अभी मेरे परसों केदारनाथ कोई गया, उनसे बात हो रही थी, कह रहे ऊपर से जो घोड़े खच्चर आ रहे हैं वो लोगों को धक्का मार दे रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, घोड़े खच्चर मरे पड़े हैं साइड में, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सफाई नहीं हो रही, घोड़े की गंदगी ये सीवियर प्रॉब्लम। देखिए मैं हनी पाठक जी इसका जवाब आपसे लूंगी। आशीष जी एक सेकंड, हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है हेमा भंडारी जी। क्या कुछ कहना चाहती हैं? व्यवस्थाओं को लेकर चारधाम की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है और ये जो 1000 करोड़ मांगे जा रहे हैं केंद्र की तरफ से बजट, इस पर क्या कहना चाहती है? बुरा मत मानो, बहुत वही तो गलती हो रही है। हेमा भंडारी जी आप सुन पा रही हैं मुझे क्या? जी माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा फोन में मुझे आवाज आज बहुत कम आ रही है, मे बी मेरी फोन में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड में सभी आने वाले यात्रियों को स्वागत और अभिनंदन। और अभी जिस तरह से मैं सुन रही थी, हालांकि मुझे बहुत कम आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी जो मैं सुन रही थी कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो जिस तरह से वादे मुख्यमंत्री धामी जी ने किए हैं, बड़े बड़े जो पहले इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो 58 लोगों से ऊपर की शायद अब तक मौत हो चुकी है। उनकी मौत का कारण क्या रहा है, क्यों वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज टाइम से उन लोगों को नहीं मिल पाई हैं। और दूसरा, मैं आज खुद यशी जी जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी आज चारधाम यात्रा पर डिबेट है, तो मैं यहाँ पर इस समय हरिद्वार एरिया में बैठी हूँ, जहाँ से यात्री जाते हैं और मैंने यात्रियों से बात की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, ताकि उसमें सुधार किया जा सके सरकार द्वारा। कि सबसे पहले जो GMVN में बुकिंग है, उनमें जो नंबर दिए हुए हैं वो एक भी नंबर नहीं लगता है होटल बुकिंग का। आप चाहे यहाँ से अभी भी मिला के देख लीजिए, कोई उठेगा नहीं, कोई नंबर नहीं पिक होता है। ये मैंने खुद भी करके देखा, और मेरे सामने इस समय यात्री लोग भी बैठे हुए हैं, और मैं हरिद्वार के ही उस एरिया में बैठी हूँ जहाँ ट्रैवल एजेंसियां वगैरह सब हैं। दूसरा, यहाँ पर जो है जो टिकट बुकिंग होती है, हेलीपैड की टिकट बुकिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। क्योंकि जो ये समय देते हैं उससे 10 मिनट पहले टिकट जो है ओपन कर देते हैं, विंडो को पता ही नहीं चल पाता। तो और उसके बाद विदिन 5 मिनट्स में टिकट अवेलेबल नहीं होते। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि टिकट क्यों नहीं अवेलेबल, टिकट जा कहाँ रहे हैं, किस तरह से उनकी ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और एक और चीज यहाँ पर मुझे जो देखने को मिली है कि यहाँ पर जिनकी कंफर्म बुकिंग हो गई है उनका कैंसिल कर दिया गया है। तो ये मेरे पास ग्रुप आईडीज वगैरह भी हैं कि उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया, उनकी कंफर्म बुकिंग थी। तो जो ये चीजें चल रही हैं, या वहां पर यात्रियों को जो परेशानियां हो रही हैं, किस तरह से उनसे ज्यादा रेट लिए जा रहे हैं, इन सब में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ जी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, तो ऐसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी अगर एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो भी परेशानियां हैं उसको हल किया जा सके, तो ये सब चीजें बहुत जरूरत है। क्योंकि इस साल जो है यात्रा, देखिए जो हमारे यात्री हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और हरिद्वार की बात करूं, क्योंकि मैं तो यहाँ से हरिद्वार में बैठी हूँ, तो यहाँ पर 3-4 घंटे का जो जाम लग रहा है ना, इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। लगातार आती हूँ मैं, बहुत मुश्किल हो गया है हरिद्वार वालों के लिए भी। तो जो यात्री आ रहे हैं वो यहाँ से 4-4 घंटे तक तो यही जाम में फंस जाते हैं। तो ये भी सरकार को ध्यान देने। ठीक है हेमा भंडारी जी, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ अनुपम खत्री जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका भी।
और हनी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं इनको लेकर, लेकिन उससे पहले अनुपम खत्री जी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, काफी लेट से जुड़े हैं। अनुपम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम सवाल विपक्षी दल खड़ा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप भी यही सवाल पूछ रहे होंगे कि सरकार की क्या व्यवस्था है, लेकिन सरकार का, और जैसे कि अभी हनी पाठक जी ने बताया कि तमाम तैयारियां हमने करके रखी हुई हैं, अब मौसम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से यात्रा को सुगम और सरल बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इस पर, उसके बाद हनी जी आपका जवाब लूंगी मैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो चारधाम से पीछे से आवाज बहुत आ रही है। चारधाम मैं पैनल से जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी सभी को म्यूट कर दिया जाए, अनुपम खत्री को छोड़ के। चारधाम में आने वाले सभी यात्रियों का मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। इस प्रदेश में एक उनकी सुखद और सुरक्षित यात्रा हो, ये ईश्वर से कामना करता हूं। देखिए, जहां तक सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने वाली बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष कर रहे हैं, ये विपक्ष नहीं कर रहे, सब सवाल तो स्वतः पैदा हो रहे हैं। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष कोई दुश्मन थोड़ा होता है कि आप अच्छे काम करेंगे तभी भी जबरदस्ती आपकी टांग खींचेगा। विपक्ष का मतलब एक वो पक्ष है जो आपके सामने बैठ के, दर्शक दीर्घा में बैठ के आपकी गलतियों को देख रहा है, आपकी खूबियों को देख रहा है। अभी कल परसों मुझसे 2 जगह मीडिया वालों ने सवाल किया कि भाई नई संसद बनी तो आप क्या कहते हैं? मतलब भाई बड़ी अच्छी बात है, बनी, कम से कम आजादी के बाद पहली कोई बिल्डिंग तो हमारे नाम की हमारे द्वारा बनी है, नहीं तो अब तक तो हम मुगलों की और ब्रिटिश की बिल्डिंगों में जीते आए हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी उतना ही पीछे है जितना वो इवेंट के मैनेजमेंट में आगे है। इनका सारा फोकस अपने आप को हाईलाइट करने में रहता है, और इतना ज्यादा रहता है कि धरातल सूना हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पे जो यात्री आ रहे हैं उनको नाना प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। वहां पे रेट्स, कोई भी रेट लिस्ट फाइनल नहीं है कि मैक्सिमम किस चीज का पैसा कितना होगा। हम भी मानते हैं कि पहाड़ों तक जब पानी पहुंचता है तो महंगा हो जाता है, क्योंकि खच्चरों से ले जाया जाता है, और 3 महीने कुल वहां दुकानदारी होनी है, उसमें 100 तरह की आपदाएं फेस करनी पड़ती हैं। तो 2 रुपए की चीज 4 रुपए की हो सकती है, लेकिन उसका कोई तो मानक तय करेगी सरकार। सरकार किस लिए है? नहीं तो। दूसरी बात, इनकी बार बार जो रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, पहले इन्होंने कहा हम सब लिमिटेड लोग बुलाएंगे, फिर लिमिटेशन खोल दी, अब फिर बंद कर दी। ये साफ दर्शाता है कि ये मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए। ये लोग कभी भी पूरा होमवर्क करे बिना ही उतर जाते हैं। जैसे अभी वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई स्कूलों को हम गोद दे रहे हैं, हमारा पूरा होमवर्क है। भाजपा के एक प्रवक्ता जी कह रहे थे एक चैनल में। तो जब मैंने उनसे 2 सवाल किए कि भाई पूरा होमवर्क है तो ये बताओ कि सरकारी टीचर का क्या होगा, उसको वही 1-1.5 लाख की सैलरी वो प्राइवेट आदमी भी देगा जो गोद लेगा स्कूल, वो देगा या आप दोगे? तो कोई भी जवाब नहीं आया। सिर्फ कह देने मात्र से कि हमने सब तैयारियां कर दी और हमारा सब मैनेजमेंट बढ़िया है, और उसके ऊपर लीपा पोती करने का प्रवक्ता बैठे रहे, वो बात अच्छी नहीं है। जहाँ कमी है वहाँ स्वीकार करनी चाहिए, जहाँ गलतियां हुई है। अगर मैनेजमेंट सब सही है, यात्राएं बिल्कुल सुखद है, तो मौसम की तैयारी क्यों नहीं है? क्या आपको आज पता चला आप पहाड़ों में रह रहे हैं? आपके चारधाम पहाड़ों में है, पहाड़ों का मौसम बिगड़ता है, वहां बर्फ पड़ती है, कभी तेज धूप होती है। ये बात बताने कोई चाइना या अमेरिका का आदमी छोड़ना आएगा यहाँ पे? तो आप पहले से कौन सी तैयारी करके चल रहे हैं? फिर अगर आप पिछली बार हम लोगों ने आप ही के चैनल पे बात उठाई थी चिकित्सा को लेके कि इसकी यहाँ पे कोई भी सही तैयारी नहीं है, तब इन्होंने बोला था साहब उसमें भी हमारे सामने चैलेंज है। अब बोल रहे हैं साहब मौसम का चैलेंज है। तो सारे चैलेंज क्या पहले काउंट नहीं करे जाते? ठीक है अनुपम जी, मैं वापस आऊंगी और उसके बाद हनी पाठक जी आपसे जवाब लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, तैयारियों को लेकर और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनको लेकर भी। और मैं हनी पाठक जी का रुख करना चाहूंगी। हनी जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। आशीष नौटियाल जी ने सवाल किए थे और अभी अनुपम खत्री जी भाई साहब ने किए सवाल।
आशीष नौटियाल जी और अनुपम खत्री जी भाई साहब, एक कहावत है, सकल पदार्थ एहि जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। तो जो कर्महीन नर होते हैं ना, वो कोई भी चीज अगर होती भी रहती है तो उसको पाने की इच्छा नहीं रखते। जैसे आप सब इस समय जो बातें कर रहे हो उसके लिए एकदम सटीक और सही रामचरितमानस के कहे हुए शब्द है ये। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो कह रहे एक ही रास्ता है केदारनाथ धाम जाने का। आशीष नौटियाल जी, आपको किसी ने नहीं रोका। जब हरदा की सरकार थी, हरदा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, दूसरा रास्ता आप ही बना दिए होते अगर हम नहीं बना पाए तो, क्योंकि हमने तो इधर रोड का काम अब शुरू कर दिया। तो रास्ता आएगा तब घोड़े खच्चर वगैरह की व्यवस्था चौड़ी हो जाएगी, सड़कें ऑल वेदर रोड रहेगी, आराम से आइएगा तब उसका स्वागत कर लीजिएगा। क्योंकि हरदा को आप नहीं समझा पाए कि दो रास्ता करिए, घोड़ा खच्चर अलग जाएंगे, आदमी औरत अलग जाएंगे। दूसरी शौचालय जगह नहीं, अरे बीच में दूसरे सवाल पर आती हूँ, जो दूसरा सवाल इन्होंने लागा था कि ये शौचालय, यशी जी पूरा देश तो क्या विदेश तक जानता है। मोदी जी ने शौचालय की बात करी थी और शौचालय की बात करी ही नहीं थी, इज्जत घर बनवाए थे। 1 करोड़ से ज्यादा शौचालय भारतवर्ष में निर्मित हुए हैं। नहीं तो खुले में कांग्रेस क्या करती थी, 2 कच्ची ईंट रख देते और खुली चीजों को शौचालय देखिए हेल्दी डिबेट आप नहीं कर रहे शौचालय, उससे पहले जी को कई जगह बीच में ना बोलिए, शौचालय नहीं गया। हनी जी एक सेकेंड रुक जाइए। 2014 से आशीष जी सुन लीजिए पहले, म्यूट अनम्यूट बाद में खेलेंगे। हाँ सुन ले, शौचालय का निर्माण ही हमारे द्वारा हुआ है, तो शौचालय पे तो सबसे ज्यादा तेजी हम दिखाएंगे। और मैं भी गई हूँ अभी बद्रीनारायण, मैंने जगह जगह पोर्टेबल वॉशरूम वगैरह देखे, तो ये झूठ तो कृपया ना बोले वीडियो में। नहीं, मैं हनी पाठक जी ये जानना चाहती हूँ, विपक्ष इस 4 धाम यात्रा को कौन से चश्मे से देखता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे कौन से चश्मे से देखते हैं? क्योंकि इतना अंतर, एक और जहां विपक्ष कह रहा है धरातल पर शौचालय नहीं है, एक और जहां पर विपक्ष कह रहा है चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, एक और जहां पर विपक्ष कह रहा है कि घोड़े कचरों की वजह से और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप दर्शन करके आई तो आपको सब कुछ मिला। तो या तो आपको वो व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है पर्सनली, और या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सच क्या है? यही मैंने तो दर्शन में नहीं किया, मैं और लोगों की और यात्रियों की तरह से लाइन में लगकर 2.5 घंटे बाद दर्शन करी हूँ और आम इंसान तरह, क्योंकि व्यवस्था दे रही थी और वहां पे लोगों से मिल रही थी। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, हम लोग 12 लोग थे, 12 लोगों को कौन जाएगा वीआईपी दर्शन करने यशी जी। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, ये कह रहे घोड़े कचर और रास्ते की बात तो मैंने कही। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, शौचालय की बात भी मैंने इनको जवाब दे दिया। अनुपम खत्री जी भाई साहब की एक बात जो मुझे नागवार गुजरी, शुरू में जो इन्होंने सांसद भवन की बात करी और वो सब बातें करी, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और हाथ जोड़कर आपसे धन्यवाद कहती हूँ कि आपने नए संसद भवन का स्वागत किया। तीसरी बात पर इनकी लेन, जो आज मैं प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक के रूप में इस बात को नहीं कह रही हूँ यशी जी, आप चाहे तो चैनल में चला ले, लेकिन मैं एक आम इंसान के नाते हनी पाठक, सिर्फ हनी पाठक के नाते बात करती हूँ कि हम लोग कैफे कॉफी डे में जाते हैं यशी जी, आप भी जाती होंगी, कितने की कॉफी पी कर आती है? 400 रुपए, 350 रुपए की, है ना। लेकिन पहाड़ पर जो सिलेंडर खींच के खच्चरों से जाता है और वो लोग पीठ पे बैठाकर मैगी की पेटियां लेकर जाते हैं, 10 क्या 40 रुपए क्या 50-60 रुपए भी अगर वो मैगी बेचते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। सरकार उन रेटों को नहीं तय करेगी, इसलिए नहीं तय करेगी क्योंकि बामुशक्कल उन लोग 3-4 महीना कमाते हैं और उससे पूरे साल भर की रोजी उनकी चलती है। हालांकि जी देखिए, ये बात अगर आप ऐसे कहेंगे तो ये बात जायज जरूर आपको लग रही होगी। एज ए ह्यूमन बीइंग हम भले इस बात को बर्दाश्त कर लें, लेकिन एज ए श्रद्धालु हम इस बात को इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल से, और उसमें भी अगर हमें पानी की बोतल के 90 रुपए देने पड़े 20 रुपए की, तो वो खलता है, व्यक्ति को वो देना भी खलता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर दोनों चीजों से अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। अनुपम जी से मैं इसका जवाब लूंगी। रुक जाइए हनी जी, अनुपम जी, क्योंकि ये प्रश्न आपने पूछा था और आप हनी जी जो कह रही हैं उससे सहमत है? देखिए हनी जी ने जो बात कही, वो चीज जितनी खुली
रही है, लेकिन 70-80 थोड़ा जवाब ले लीजिए हनी जी, जवाब ले लीजिए। हनी जी सुन लीजिए, मैं भावनाएं समझ रहा हूँ आपकी, जवाब ले लीजिए थोड़ा। मैगी और वो खा के आते हैं, वो पुरानी लगता है। हनी जी जरा सुन लीजिए। बड़े-बड़े पिज़्ज़ा 800 रुपए खा के आ जाते हैं। अरे हनी जी, आपने एक पक्ष तो समझ लिया, दूसरा पक्ष समझिए। जो बाहर से आदमी आ रहा है यहाँ पे और सामान खरीद रहा है, वो वापिस बाहर जाके कह रहा है कि उत्तराखंड लूट रहा है। आपको 90 रुपए की बोतल बिकवानी है, बिकवाइए, लेकिन वहां पे सूची सुनिए बात पूरी सुनिए, सूची लिखवाइए, सरकारी सूची होनी चाहिए, मूल्य की सूची। हम बचपन से देखते आए हैं कि सरकार वो रेट तय करती थी। जब कोई यात्रा बड़ी चलती थी, तब सरकार एक पैसा तय करती थी, न्यूनतम से अधिकतम। ये नीति है, MRP की भी नीति है। इंसानियत लेकर आओ अपने अंदर, इंसानियत, और जो लिख रहे हैं और डाल रहे हैं अच्छा, मतलब जो बाहर से अरे वो इंसान नहीं है भाजपा की नजरों में? आप क्या कहना चाह रही है? जो दिल्ली वगैरह से यहाँ पे यात्रा करने आ रहे हैं, वो इंसान नहीं है? उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, आप खुद ही छूट दे रहे हैं। इंसानियत नहीं, आप कौन सा मन में तो मानना चाह रहे हैं? कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? मैंने क्या कहा कि आप उनसे 20 रुपए की बोतल 20 रुपए में बिकवाइए। कायदे से तो सरकार ऐसी होनी चाहिए कि पानी खरीदना ही ना पड़े। हनी जी एक सेकंड, अनुपम जी इंसानियत की बात करेंगे। अंकिता हत्याकांड वाले दिन, अंकिता हत्याकांड पे हनी पाठक कहाँ चली गई थी? अंकिता हत्याकांड पे हनी पाठक कहाँ चली गई? आप जवाब दीजिए ना। जब एक लड़की की नृशंस यहाँ हत्या हुई, तब ये हनी पाठक कहाँ थी? तब भाजपा ने आदेश नहीं दिया था आपको कि जाके बात कर लो? इंसानियत मर गई थी तब। हनी पाठक जी और अनुपम जी रुक जाइए, हनी पाठक जी और अनुपम जी प्लीज रुक जाइए। ये डिबेट चारधाम की व्यवस्थाओं पर हो रही है। अनुपम जी मैं काउंटर कर रही हूँ, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ उनसे। उमेश सती जी, ये जो रेट्स की बात हो रही है और जो हनी पाठक जी ने तर्क दिया है, इस तर्क से सहमत है क्या? तर्क तो नहीं, कुतर्क ज्यादा लग रहा है, तर्क के माध्यम से तो कम। हनी जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी आप, मैं आऊंगी जवाब देने के लिए। मौसम की वजह से पहले से ही बता दिया मैंने आपको। देखिए मैडम, मैं एक अपनी बात को थोड़ा मुझे पूरी करने दीजिए। मेरा कहना है जैसे इन्होंने अपने अभी मौसम को लेकर तर्क किया कि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, इसकी वजह से सरकार को लगातार यात्राओं को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन करना को लेकर रोक लगानी पड़ रही है। तो मेरा कहना है साहब, पहाड़ों की व्यवस्था, जैसे अभी यूकेडी के प्रवक्ता तो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो पहाड़ है साहब, यहाँ तो हर 2 मिनट बाद मौसम बदल जाता है। ये वैसे इसका दूसरा नाम ही रितंबरा है, इस जगह का नाम जहां मैं हूँ, इसका तो हर 2 मिनट बाद यहाँ मौसम बदलता है। अगला मौसम क्या होगा कोई पता नहीं है। तो अगर ये व्यवस्थाएं देखने का काम तो सरकार का, सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे कि आप इस व्यवस्था को क्यों नहीं संभाल पा रहे। जैसे कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार जो अनुमान है 50 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। जब आपको पता था कि 50 लाख यात्री आ सकता है, तो उसकी उस तरह की व्यवस्था आपने क्यों नहीं बनाई? 6 महीने की आपके पास भरपूर समय होता है इस पूरी व्यवस्थाओं को संभालने का, आगे की कैसे कैसे आप व्यवस्था बनाएंगे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए जब आपके पास 6 महीने का समय था, तो उन समय पर आपने क्यों उस पूरी व्यवस्थाओं को नहीं बनाया? आपको पता नहीं होता कि पहाड़ों का मौसम लगातार बदलता रहता है, कब बारिश आती है, कब क्या होता है, कब धूप आती है, लैंडस्लाइड होते हैं। ये हमें आज थोड़ी होता, हमेशा से होता रहा है। और आज से पहले भी तो व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, पुरानी सरकार ने भी तो व्यवस्थाएं बनाई होंगी, वो भी तो चलाते रहे। यात्रा तो हर साल 10 साल बढ़ती रहती है। हर साल अगर आप फिगर देखेंगे तो हर साल पिछले साल के मुकाबले यात्रा हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, लगातार बढ़ती है। तो उस बढ़ती भी यात्रा को, व्यवस्थाओं को संभालने का काम सरकार का है। एक तरफ तो आप जब 50 लाख की यात्री अभी तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ जब रेल मार्ग से जुड़ जाएगा तब तो करोड़ों आदमी आएगा, तब आप कैसे उस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये भी आप समझ लीजिए। तीसरा, आप कह रही हैं कि जो रेट को लेकर के, मैडम रेट का मामला है, सरकार को तय करना चाहिए कि कहां पर किस तरह का रेट है। यहाँ पर वैसे भी जो पानी है, केदारनाथ की अगर व्यवस्था देखें तो केदारनाथ में तो 22-23 किलोमीटर लेकर के नीचे से लोगों को ऊपर सिलेंडर को कंधों पे लाद के, खच्चरों पे लाद करके ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। तो उसका रेट उस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको वो रेट तय किए जाए। तो ये काम, रेट तय करने का काम सरकार का है, ये आम आदमी का नहीं है। ये आपको व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। इसलिए सरकार, हम जो जवाब मांगेंगे वो आपसे मांगेंगे। यात्रियों के आपने कोई फीडबैक नहीं लिया। यात्री आकर के वहां से लगातार शिकायत कर रहा है कि लगातार जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं पे वो सवाल उठा रहा है। बद्रीनाथ में आप जो वहां पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, जगह जगह तोड़ फोड़ कर दिए, वो भी ऐसे पीक सीजन में जहां आप लगातार मशीनें, एक तरफ से मशीनें चल रही है, दूसरी तरफ से लोगों की लाइन लगी है। तो ऐसे पूरी मामले में आप कैसी पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे?
पहले ठीक तो है। सोचना चाहिए कि इस वक्त पे उमेश कैसे शेट्टी आप- जी, इसका जरा जवाब ले लेते हैं हनी पाठक जी से। उससे पहले आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहते हैं? जो तर्क यहाँ पर अभी हनी पाठक जी ने दिया सरकार के रेट तय करने पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? उसके बाद हनी पाठक जी आपसे जवाब दूंगी उमेश शेट्टी के सवालों का। और वो वहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी बात जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई है, और मैडम ये सच्चाई है। मैंने भी थोड़े पहले बात की थी, तो बद्रीनाथ के अंदर जगह जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे तोड़फोड़ हो रही है, और ये पहले ही आज स्मार्ट सिटी का काम नहीं चल रहा है। ये जब यात्रा से खत्म हो गया था उसके बाद एकदम शुरू कर दिया था, पर उस काम को भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए। दूसरा, पाठक मैडम ने बता ही दिया कि यहाँ इंसान तो बैठे ही नहीं है डिबेट में, एक ही इंसान है वो भी भाजपा वाले, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए। तो अब इनको बताने की तो कोई गुंजाइश नहीं, क्या बताए, जब इंसान ही नहीं है तो इनको बोले क्या। केदारनाथ के अंदर लाइन लगी है मैडम, 2 लाइनें लगाई जा रही हैं। अभी मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 2 लाइन है। एक लाइन तो इसलिए कि आपको उसमें लाइन जो दूसरी लाइन लगेगी मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसका टिकट लेना पड़ेगा। तो उसे पहले टिकट काउंटर में लाइन लगानी है और उसके बाद उसे दर्शन करने के लिए लाइन लगानी, 2 लाइनें उसे लगानी पड़ रही है। बार बार कंप्यूटर इनका खराब हो जा रहा है, कंप्यूटर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो भी लाइन में दिक्कत आ रही है। लोग लाइन तोड़ के जा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिससे कोई ऐसे बीच में चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जा पा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, पुलिस की भी सही व्यवस्था नहीं की गई है। तो कुल मिला के मैडम देखो, हमारे 4 लोगों के बोलने से काम नहीं होता। हम दोस्त का एक आदमी झूठ बोल दे, पर पूरा जो पर्यटक जा रहा है, क्या सारा पर्यटक झूठ बोल रहा है? जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आपने शुरू में ही देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाहर से पर्यटक आया था, उसने कितना चिल्लाया उत्तराखंड सरकार के ऊपर कि ये व्यवस्थाएं हैं आपकी। कोई व्यवस्थाएं नहीं मैडम, सिर्फ पैसों की बंदरबांट की। ये अभी पैसा आना चाहिए, अरे ले लो, आपका आना चाहिए क्या? डबल इंजन की सरकार है, आ जाएगा पैसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पैसा तो आपको मिलता ही है। वैसे भी आप लोग कहते हैं हम तो हद से ज्यादा पैसा ला पा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का फायदा है। हम भी चाहते हैं उत्तराखंड को फायदा मिले और उत्तराखंड की सड़कें अच्छी हो, उत्तराखंड में व्यवस्थाएं हो, और जो कम से कम उत्तराखंड देवभूमि से जा रहा है वो उत्तराखंड की एक भी बुराई ना करे। और जैसे भी खत्री जी बोल रहे थे कि एक रेट तय होना चाहिए, कोई बात नहीं, रेट 80 रुपए 100 रुपए ठीक है जो है। आप एक उत्तराखंड सरकार की कोई एक चिट्ठी या कुछ बना दे, उसे बोतल के ऊपर लगा दे, कोई दर्द तो होता है। 20 की चीज आदमी 80 लेगा, उसे दर्द होगा, वो समझेगा नहीं उत्तराखंड सरकार ने रेट तय कर रखा है, क्योंकि यहाँ तक की विषम परिस्थितियां हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है व्यवस्थाएं, दुकानों में बोर्ड लगा दिए जाए, तय कर दिया जाए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड आने के बाद कोई भी गलत मैसेज लेके उत्तराखंड से बाहर ना जाए। बाहर से बहुत बड़ा तबका मैडम उत्तराखंड आने को मिलता है। ठीक है आशीष जी, मैं अब वापस आती हूँ। हनी पाठक जी, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता था कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और मुझे इस बयान की वाकई आपसे उम्मीद नहीं थी। जो बयान आपने दिया है कि इंसानियत होनी चाहिए थी। इंसान जो वहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी इंसान हैं, और हम भी पैसा पाई जोड़कर ही लोग कमाते हैं और उसके बाद जाते हैं उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा करने, और वो पैसा भी उनकी बहुत मेहनत का होता है। हम समझ सकते हैं इस बात को कि वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए 6 महीने ही होते हैं कमाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपदा में अवसर तलाश करेंगे। 20 रुपए की बोतल हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन एक रेट तो तय हो जो सरकार तय कर देगी, तो उससे कम से कम ये तो होगा कि हाँ भाई, यहाँ 90 रुपए का मिल रहा है, आगे भी 90 रुपए का मिलेगा। पता चला यहाँ 90 का मिल रहा है, आगे 150 रुपए का पानी मिल रहा है। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए कि इतनी लूट। और ये मैसेज देने वाली जो आशीष नौटियाल जी ने बात कही, देखिए उत्तराखंड का जो मैसेज है वो देश विदेश में जाता है, और अगर यहाँ पर इस तरीके की चीजें होंगी तो आप खुद समझिए ना कि ये बाहर किस तरीके का मैसेज जा रहा है। जी 20 रुपए की बोतल 80 रुपए की कहाँ मिलेगी, ये बताया जाए पहले, किस जगह पर मिली है, किस स्थान पर मिली है, ये बताया जाए। केदारनाथ में है और जगह पर मिली है, किस स्थान पर मिली है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल हनी जी एग्री करती हूँ कि केदारनाथ में 80 रुपए की बोतल पानी की मिलती है, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव गए हैं और उन्होंने बताया कि वहां पर पानी की कीमत 80 रुपए है। वहां पर कॉफी 100 रुपए की मिलती है। आप रीजन नहीं बोलिएगा जी, मेरे वक्तव्य शुरू होने से आपने कहा उमेश जी को, आशीष जी इंटरप्ट मत करिएगा बीच में। आशीष को बता दीजिए। ठीक है, आशीष जी को बता ठीक है, आशीष जी नहीं बोल रहे, कंटिन्यू करिए। अभी आशीष जी का क्या बयान आया, ठीक है उत्तराखंड सरकार की एक चिप लगा दीजिए कि 20 रुपए की बोतल 80 रुपए में मिल रही है, चलो लग गई चिप। ये हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, उस चिप को लेके 20 रुपए की बोतल 80 रुपए को लेके कितने वीडियोस बनेंगे और कितने सवाल किए जाएंगे और कितने वीडियो बनेंगे कि उत्तराखंड सरकार 20 रुपए की स्लेटी को 80 रुपए में दे रही है। इसका जवाब कौन होगा, ये जवाब हमसे विपक्ष बता दे।
क्योंकि बीजेपी के विरुद्ध सारे फ्यूज बल्ब एक हो रखे हैं और सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। अनुपम जी, तो जवाब लूंगी आपसे। मेरे को एग्रीमेंट कर दे और मुझे ये बता दे कि उस समय क्या ये सारे फ्यूज बल्ब एक होंगे और ये बोलेंगे कि हम ही लोगों ने ये सुझाव दिया था कि 20 रुपए की बोतल को 80 रुपए में बेचे, क्योंकि उत्तराखंड की चिप लगाने के लिए ये जवाब सही है। इसका जवाब मुझे दे दें। अनुपम जी, ठीक है, रुके हनी जी, एक एक करके, हनी जी एक एक करके ना, हनी जी एक एक करके हनी जी, आपको पूरा टाइम दे रही हूँ मैं, सत्ता में है चूंकि आप, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ। हनी जी सिर्फ 1 सेकंड रुकेगा ना। अनुपम जी, हनी जी देखिए, साथ में अगर आप जवाब लेते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। सवाल आपने पूछा, चलिए ठीक है, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। अनुपम जी, मैं जवाब आपसे थोड़ी देर में लेती हूँ, ठीक है? हनी जी कंटिन्यू करिए, हनी जी कंटिन्यू करिए, हनी जी कंटिन्यू करिए। भाई साहब ने जवाब दिया कि यात्राओं की रजिस्ट्रेशन और इतने लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद थी, हमने रैली की घोषणा करी, बिल्कुल की घोषणा, उस हिसाब से हमारी व्यवस्था है, लेकिन हमने जिस को क्यों रोका है, मौसम के कारण। और कोई ऐसी तकलीफ हमें उनके संजी यूपीडी के नेता अनुपम खत्री जी और श्री दे रहे कि हम लोग बारिश को इशारा करें और बोलते कि बारिश रुक जा और सूरज खिल जा। वो धन सिंह रावत है आपके पास, धन सिंह रावत ने ऐप बना रखी है मैडम, पता नहीं क्या आपको। धन सिंह रावत बारिश की है, भूल गई, तो कहिए उंगली घुमाए, बादल इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है हनी जी रुक जाइए, अब चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास। अनुपम जी जवाब दीजिए, इसके बाद उमेश सती जी में आती हूँ। अनुपम जी, प्रवक्ता महोदय की बात सुन के मेरी आंखें खुल गई, मेरा ज्ञान खुल गया कि ये क्यों नहीं सरकारी रेट सुनिश्चित कर रहे। क्यों? क्योंकि ये खुद के ऊपर बदनामी नहीं चाह रहे, उत्तराखंड की जनता को लुटेरा। चुप रहिएगा आप, बिल्कुल उत्तराखंड की जनता को लुटेरा साबित करवा देंगे। हनी जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। ये निरंकुशता बढ़ा के ये हकीकत ही बोलने देना चाहते हैं, इनको ट्रेनिंग में सिखाया हनी जी वक्त की चूंकि कमी है, मुझे सबकी प्रतिक्रिया लेनी है, मैं पूरा समय आपको नहीं दे सकती। आपने मुझसे क्या कहा? बोलते रहो, ये बोलती रहेंगी, चुप नहीं होंगी। हनी जी, अनुपम जी देखिए, पहली बात तो बात को ट्विस्ट करने का तरीका, हमने ये नहीं कहा कि आप 20 रुपए के 80 रुपए लिख के उत्तराखंड लगाइए। हमारी बात ये है, बात करने दीजिए प्लीज। हनी जी बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। बिल्कुल, जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाता और अज्ञानियों के साथ में बात नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको फालतू की बहस करनी है तो आप शीशे के आगे बैठ के कीजिए। जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले आप सुनिए, जवाब के लिए सुनिए। मैडम इन्हें म्यूट करवाइए प्लीज, मैं तभी जवाब दूंगा। हनी जी आप एंकर सीट पे बैठ जाइए। हनी जी एंकर सीट पे बैठिए, हनी जी आशीष जी की जगह बैठिए, फिर सारे सवाल कीजिएगा, जवाब दूंगा। आप सरकार है, जवाब आपको देने। हनी जी प्लीज, हनी जी हनी जी कम से कम मेरी कुर्सी की गरिमा को बनाए रखिए। हनी जी कम से कम मेरी कुर्सी की गरिमा को बना कर रखिए। हनी जी मुझे मजबूरी में आपको म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। अरे यशी जी मुझे बता दीजिए ना, प्लीज बता दीजिए पूछ के। अरे यशी जी प्लीज पूछ के बता दीजिए कि उत्तराखंड सरकार। अरे बोलने देंगे मैडम, तभी तो जवाब देंगे। अनुपम खत्री जी को जवाब तो देने दीजिए। हनी जी सारे के सारे जिसको देश के अंदर दिख नहीं रहा कि आतंक कर रखा। अनुपम जी शुरू करें। यशी जी देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा होने के बाद हनी जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। इसी तरह होगा तो पैनल से रिक्वेस्ट है, हनी जी को म्यूट करिए। हनी जी ठीक है। अनुपम जी देखिए, साफ जाहिर होता है प्रवक्ता महोदय के बयान से कि सरकार अपने ऊपर किसी तरह का ब्लेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो कोई रेट लिस्ट सुनिश्चित नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहीं हम बदनाम ना हो जाए, जैसे वीडियो दूर से बना के जा रहे हैं हमारी ना बन जाए। यही कहा इन्होंने बिल्कुल इसी समय, रिकॉर्डिंग हो चुकी है इनके स्टेटमेंट की। जबकि आप जब मानक तय करेंगे, सरकार जब मानक तय करती है, तब जनता को ये आश्वासन होता है कि सोच समझ के परख के ये काम किया गया है। अगर वहां की दूरी 50 किलोमीटर ऊपर है, 100 किलोमीटर ऊपर है, तो वहां पे जाने का एक्सपेंस कितना आ रहा है एक चीज को। भाई प्रॉफिट का भी तो आप लिमिटेड मार्जिन लेंगे, अनलिमिटेड मार्जिन पे थोड़ा बिजनेस चलता है।
और कोई आदमी 60 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, रात का समय देख के 200 भी मांग रहा है। अगर सरकार एक रेट तय करती, सरकार एक सारणी बनाती, तो आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की ना तो मुश्किल होती और ना स्थानीय लोगों को इस तरह बदनाम होना पड़ता। लेकिन वो लगातार बदनाम हो रहे हैं और ये बदनाम कर रहे हैं हमारे पहाड़ों को, क्योंकि राष्ट्रीय दलों की यही नीति है कि पहाड़ बदनाम हो, पहाड़ों से पलायन हो। वहां पे जंगलों में जानवर खुले छोड़ रखे हैं, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पे थे उन्हें हटवा के आंदोलन पे बैठा रखा है। अब इन्होंने स्कूलों के गोद लेने की प्रक्रिया चला दी। आप ये समझिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, राष्ट्रीय दल लगातार आप शांति से सुनेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे मैडम, सारे जवाब। और पूरे भाजपा के प्रवक्ता इन सबको नहीं समझा पाएंगे। विपक्षियों का जो गठजोड़ है वो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। इतना हल्ला करोगे तो यहाँ तो कोई विपक्षियों का गठजोड़ अगर होता तो फिर बाकी क्या थी वो छोड़िए, कोई यहाँ पे गठजोड़ में नहीं है, यहाँ कोई गठजोड़ में नहीं है। यहाँ पे तो सीधा भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ में है, सिर्फ एक ही पार्टी जोड़ तोड़ में है। आप लोग को चलिए अनुपम जी मुझे लगता है बहुत जरूरी मीटिंग में है। अनुपम जी मैं समझ वालों ने धामी जी को हरा दिया, खटीमा के जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो जबरी आपने उनको। मैं चारधाम यात्रा पर बात कर रही हूँ हनी पाठक जी, चारधाम यात्रा पर यहाँ पर बात हो रही है और मुझे लगता है चारधाम यात्रा में जो सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए या जो सुझाव विपक्ष द्वारा मिलते हैं हनी जी, उनको रखने चाहिए। विपक्ष के सुझावों को रखना चाहिए। ठीक है, वक्त की चूंकि कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। एक और जहां विपक्ष का ये मानना है कि सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं सरकार का ये कहना है कि हम तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको लगातार दुरुस्त भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है उसे भी बेहतर किया जा रहा है, सड़कों को भी बेहतर किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि अगर बजट की कमी है तो केंद्र सरकार से पैसा लेकर उन्हें और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना चाहिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।